हेलो बच्चों, पीवाईक्यू की सीरीज में हम पिछले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम अब करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एन इनफाइनेटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर हैज अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point lying at a distance x from the wire using Gauss law. Show graphically the variation of this electric field E as a function of distance x from the wire. जो नीचे क्वेश्चन लिखा है ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस x बोल रहा है लेने को, और नीचे वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस बोल रहा है r लेने को, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं r लेकर के इसे सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, डेरिवेशन है बेसिकली, आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ा होगा। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग एट अ डिस्टेंस x। नीचे वाले क्वेश्चन में r बोला है, तो मैं r डिस्टेंस ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया इससे r डिस्टेंस के ऊपर, ये r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट ले लिया। तो इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पूरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। तो अब गॉस लॉ की हेल्प से करना है। तो इस पॉइंट से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और कैसी गॉसियन सरफेस बनाएंगे? सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ही सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली। तो यहाँ पर क्या करना है? गॉस लॉ की हेल्प से हमें इसे फाइंड करना है। तो गॉस लॉ क्या होता है? फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर देखें तो इस सिलेंडर की तीन सरफेसेस होंगी, एक ये टॉप वाली सरफेस, और एक ये बॉटम वाली सरफेस, और तीसरी कर्व सरफेस होगी जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो कर्व सरफेस है ये पूरा एक सरफेस हो गया। तो इसके थ्री सरफेसेस हो गए, ठीक है। तो अब तीनों सरफेस से हम देखेंगे कितना कितना फ्लक्स पास हो रहा है। यहाँ पर देखें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कुछ ऐसे अवे जा रही होगी इस साइड में, और इससे अवे कुछ इस साइड में ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो टॉप सरफेस है इसका अगर हम एरिया वेक्टर बनाए तो ये ऊपर आएगा ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो बना 90 डिग्री। इसी तरह से सेम टू सेम जो ये बॉटम सरफेस होगी, ये बॉटम सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा नीचे। अच्छा, नीचे ही क्यों ले रहे हैं, यहाँ ऊपर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमेशा क्लोज सरफेस के बाहर बनता है एरिया वेक्टर, है ना। तो ये अंदर की तरफ हम नहीं ले सकते, तो यहाँ पर भी बाहर की तरफ लेंगे, नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर भी एंगल कितना बना? 90 डिग्री बना। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। और तीसरी सरफेस ये है, इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा कुछ एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो थीटा हुआ इस थर्ड सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है, एक तो ये हो गया Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है E A cos थीटा, E डॉट ए होता है E A cos थीटा फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस पूरी गॉसियन सरफेस के ऊपर यहाँ तो कुछ लिंक नहीं करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ और यहाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस r है, हमेशा डिस्टेंस यहाँ वाला पॉइंट ले ले तो भी r डिस्टेंस, इधर ले ले तो भी r डिस्टेंस, इसलिए इस पूरी सरफेस पर जो कर्व सरफेस है, इस पूरी कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। इसलिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू E A cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा ही 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो गया टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के लिए। इसे मैं सरफेस नंबर 1 बोल देता हूँ, इसे सरफेस नंबर 2 बोल देता हूँ, और इसे सरफेस नंबर 3 बोल देता हूँ, कर्व सरफेस। तो जो फाई 1 हो जाएगा, फाई 1 और फाई 2, फाई 1 और फाई 2 जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि थीटा ही 0 हो गया है, सॉरी थीटा ही 90 हो गया है। थीटा अगर 90 हो गया तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0। इसलिए फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स अगर हम लिखें तो वो क्या होगा? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो फाई 1 फाई 2 तो 0 हो गया, किसके बराबर हो जाएगा? सिर्फ फाई 3 के बराबर। तो यहाँ हम फाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं? फाई 3 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल जो फ्लक्स बना, ये जो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, टोटल फ्लक्स जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड सरफेस की वजह से। बाकी दो सरफेस से तो लिंक होने वाला फ्लक्स ही 0 हो गया। तो फाई 3 इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है वो देखना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो मान लीजिए ये जो गॉसियन सरफेस हमने मानी, जो सिलेंडर माना है, इसकी हाइट क्या है? L है, मतलब लेंथ L बोल लीजिए, हाइट L बोल लीजिए, ठीक है। तो लेंथ या फिर हाइट क्या मान ली हमने? L मान ली। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हमें चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, लैम्डा है Q बाई L, तो चार्ज क्या हो जाएगा? Q लैम्डा इंटू L। L मतलब जितना भी लेंथ का ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा टोटल वो कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर आपका जो ये लाइन चार्ज है, ये जो लाइन चार्ज है, इसका जो लेंथ होगा वो इसी लेंथ के बराबर तो होगा, एल के बराबर। तो इसका लेंथ एल होगा और चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा, तो चार्ज टोटल कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो क्यू इन की जगह आ जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब φ3 की वैल्यू क्या होगी? φ3 की वैल्यू क्या होगी? दूसरा जो फॉर्मूला होता है कि ये ई ए कॉस थीटा वाला, तो थर्ड सरफेस के लिए अगर हम लगाएं ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये फाइंड ही करनी है हमें। और एरिया क्या होगा इस कर्व सरफेस का? जो थर्ड वाली सरफेस है, इस कर्व सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो इंटू 2 पाई आर। और हाइट कितना आर, देखिए रेडियस क्या होगी आर ही होगी। ये पॉइंट जो था वो आर डिस्टेंस पर था, उसी से पास होती है, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई है, तो इस सिलेंडर का रेडियस भी क्या होगा आर ही होगा। और इसका हाइट क्या होगा, हाइट 2 पाई आर एच होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का। तो हाइट कितना हो गया एल हो गया, देखिए एल माना है हमने यहाँ पर, तो 2 पाई आर एल। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए थीटा 0 है अगर, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 क्या होगा 1 होगा। तो इंटू 1 करना है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन ये 2 पाई आर एल नीचे ले जाएंगे तो 2 पाई आर एल आगे लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट पहले लिख रहा हूँ, तो 2 पाई आर, और यहाँ पर ऐसे कर लेते 2 पाई आर एल, ये आया 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर लिख रहा हूँ बीच में, ठीक है। तो लैम्डा एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। अब ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग थिंग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है यहाँ पर, उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। डिस्टेंस कहाँ से, इस लाइन चार्ज से, ठीक है। उसके बाद बोला है यहाँ पर कि शो ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज जो डिस्टेंस है, यहाँ पर एक्स बोल रहा है, दूसरे वाले पार्ट में आर बोल रहा है, तो ई वर्सेज एक्स या ई वर्सेज आर का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो ई वर्सेज आर का ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं इसे हटा देता हूँ पहले तो। अब ई वर्सेज आर ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो लैम्डा कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जब भी कोई चीज़ ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती तो उसका ग्राफ कैसा बनता, नॉन लीनियर। इसका ग्राफ क्या आएगा, ये आएगा कुछ ई वर्सेज आर का ग्राफ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एंड रेडियस आर एट अ पॉइंट लाइन at a distance x from the center of the shell such that x greater than 0 less than r and x greater than r। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर हमें प्लॉट भी करना है, ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद r फॉर r लेस देन इक्वल टू r एंड r ग्रेटर देन इक्वल टू r। तीसरा और ये अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, यूज गॉस लॉ टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0। इस स्फेरिकल शेल का रेडियस हमें दिया हुआ है कैपिटल R, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज है उसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इस पूरे एरिया पर जितना चार्ज होगा वो डिवाइड बाय वो पूरा एरिया, मतलब इस पूरे पर ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लिया यहाँ पर नेगेटिव कर दूं मैं तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो पहले एक अंदर का पॉइंट लेते हैं, इनसाइड, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया r डिस्टेंस पर, और ये जो r है केस 1 में, केस फर्स्ट में जो r है अपना, ये r क्या है ग्रेटर देन 0 है, ये r ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इसका रेडियस का से छोटा है, लेस देन कैपिटल R। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट से पास होती हुई ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस है स्मॉल r। अगर हम यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएं गॉस लॉ वाला, तो Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज क्या है वो सरफेस के ऊपर है और वो सरफेस इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, तो इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो Q इन 0 हो गया। तो 0 बाई एप्सिलॉन मतलब क्या हो जाएगा 0, फ्लक्स यहाँ पर क्या आ गया 0। तो अगर फ्लक्स 0 है, फ्लक्स हो गया 0, और फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है जो ओरिजिनल मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या है
ई डॉट डी एस, यानी कि ई डॉट डी एस मतलब ओपन करके लिखें तो ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, अगर फ्लक्स ही नहीं है कुछ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, जीरो आ गई पहले वाले केस में। यानी इनसाइड स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, शेल के अंदर कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब एक पॉइंट बाहर का लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ऐसे बाहर का लेते हैं, उसका रेडियस डिस्टेंस है मान लीजिए आर। ठीक है, अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। केस टू आर ग्रेटर देन आर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, जिसका डिस्टेंस सेंटर से आर है और इस आर की वैल्यू इस रेडियस से बड़ी है। ठीक है, स्फेरिकल शेल के रेडियस से ज़्यादा है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और इस पॉइंट से पास होती हुई हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना ली है। तो यहाँ पर अगर हम गॉस लॉ का यूज़ करें तो फाई क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स का जो ओरिजिनल मैथमेटिकल फॉर्मूला वो क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, ई डॉट डी एस होता है ना, ई डॉट डी एस होता है, उसी को ओपन करें तो ई डी एस कॉस थीटा का क्लोज इंटीग्रल। और यहाँ पर ये पूरा एक ही स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसलिए फाई वन प्लस फाई वन फाई टू फाई थ्री अलग अलग कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ ये फाई रहेगा। तो क्यू इन क्या होगा, जो इसके अंदर टोटल चार्ज है। अच्छा, इसका चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए। यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो मान लिया इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और मान लिया टोटल चार्ज क्या है, क्यू। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो दिया है चार्ज डेंसिटी, बाकी क्वेश्चंस में नहीं दिया है, तो हम इस क्यू के टर्म्स में ही फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, बाकी अगर क्यू की जगह आपको सिग्मा लिखना है तो लिख सकते हैं। एरिया किसका होगा इस फॉर्मूले में, एरिया होगा ये स्फेरिकल शेल का। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया यहाँ पर पुट नहीं करना है, क्योंकि ये जो चार्ज निकाल रहे हैं वो इस शेल के ऊपर है ना चार्ज। तो जब हम चार्ज निकालेंगे तो सिग्मा इंटू इसका एरिया करेंगे। ठीक है, तो ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन, मान लिया टोटल कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होगी, मान ये डी एस लिया हमने एलिमेंट। ठीक है, ये डी एस एलिमेंट लिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कैसे, देखिए जो भी पॉइंट आप लो इस पूरी गॉसियन सरफेस पर, वो पूरे इस स्फेरिकल शेल के लिए सिमेट्रिकल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ये बाहर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ गई। मुझे कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, देखिए थीटा जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ये जो डी एस एलिमेंट लिया है इसका एरिया वेक्टर ऐसा बाहर आएगा, रेडियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होती है स्फेरिकल शेल के केस में, रेडियल। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो थीटा 0 कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, कितना बन जाएगा ये cos 0। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ई cos 0 1 हो जाएगा। और डी एस का इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, स्फेयर है, स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द गॉसियन, सॉरी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब अगर हम बात करें, इधर देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाए, मतलब हम पॉइंट ले लें जस्ट इस सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस के ऊपर अगर लेंगे तो यहाँ पर ये स्मॉल आर से कैपिटल आर रिप्लेस हो जाएगा बस। तो ये हो गया केस 3। केस 3 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फेरिकल शेल। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में सिग्मा दे रखा था चार्ज डेंसिटी, तो क्या लिख देंगे, वेयर क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। एरिया किसका है, ये स्फेरिकल शेल का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड द शेल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट व्हेन द इंटायर चार्ज ऑन द शेल वर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये क्या कहना चाहता है, देखिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू क्या है, इस स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर जितना भी चार्ज। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज मान लूँ, इस पॉइंट पर, इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज मान लूँ क्यू, और उससे आर डिस्टेंस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये सेम फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि हम यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो गया है। ठीक है, ये अजम्पशन है, एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली में, लेकिन ऐसा मान लें अगर हम कि ये टोटल चार्ज कहाँ पर आ गया, इसके सेंटर पर, और आउटसाइड द स्फेरिकल शेल हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें
तो हम निकाल सकते हैं ऐसे भी, लेकिन इन साइड के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप अंदर आओगे तो अंदर हमने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, यहाँ पर इन साइड 0 आया था। ठीक है, तो ये चीज़ कब हम कंसंट्रेटेड सेंटर पर मान सकते हैं, जब पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल हो। ठीक है, इसके बाद हमें प्लॉट करना। अच्छा, ये जो था स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये क्वेश्चन इसी में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्लॉट करना है ग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। तो ग्राफ कुछ इस तरह का प्लॉट होगा इसका। यहाँ पर देखिए मैंने स्फेरिकल शेल बनाया रेफरेंस के लिए। यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू है, ये ई वर्सेस आर ग्राफ है। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, आर के बराबर, इस रेडियस के इक्वल। ठीक है, ये रेडियस के इक्वल वैल्यू। तो इससे जब कम होगी वैल्यू आर लेस देन आर, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। और जैसे ही आर इक्वल्स टू आर होगा, तो आर इक्वल्स टू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/4πε0 Q/r²। तो आर इक्वल्स टू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q/r²। उसके बाद क्या हो गया है, 1/4πε0 Q/r²। तो स्मॉल r² की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r कैसे आ रहा है, और यहाँ पर 1/r नहीं, ये होगा 1/r², क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r²। ये सब कांस्टेंट, 1/4πε0 Q भी कांस्टेंट। ठीक है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का कुछ नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आप समझ लें, याद कर लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगले क्वेश्चन में भी सेम ही क्वेश्चन है। यूज गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लार्ज प्लेन शीट है। ठीक है, लार्ज प्लेन शीट है, इनफाइनाइटली लार्ज समझ लीजिए आप इसको। तो इससे r डिस्टेंस के ऊपर एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या किया, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया है इससे पास होता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर गॉस लॉ जब लगाएंगे, फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0 ये लगाएंगे। तो यहाँ पर कितनी सर्फेसेस होंगी सिलेंडर में, तो एक ये, दो ये हो गए, और एक ये कर्व सरफेस। ठीक है, एक ये सर्कुलर सरफेस और एक ये सर्कुलर सरफेस, दो एंड्स पर जो होंगी, और एक ये पूरी कर्व सरफेस। तो 3 सरफेस होंगी, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 + φ2 + φ3 इज इक्वल्स टू Q/ε0। अब ये 1 2 3 मैंने क्या लिख दिया, देखिए इसे बोल दिया मान लीजिए सरफेस नंबर 1, इसे बोल दिया सरफेस नंबर 2, और ये कर्व सरफेस को बोल दिया सरफेस नंबर 3। तो ये जो पहली सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसा बनेगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसा बाहर जाता हुआ, इसका एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलर बाहर जाता हुआ। कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर इधर आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, चार्ज प्लेन शीट है, अगर चार्ज प्लेन शीट है, पॉजिटिव चार्ज है मान लिए, तो इससे ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ निकलेंगी, दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसा परपेंडिकुलर होगी इसके। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और ये एरिया वेक्टर है थर्ड सरफेस के लिए। देखें अगर तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में। तो थर्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। φ3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा क्या बना इस केस में, 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। फ्लक्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, EA cos थीटा। तो अगर थीटा ही 90 हो गया तो cos 90 0 हो गया, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के लिए अगर फाइंड करें तो φ1 क्या हो जाएगा, EA cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें फाइंड ही करनी है, एरिया क्या होगा इसका, क्या एरिया क्या होगा, मान लिया उसका एरिया को हमने ए ही बोल दिया, उससे एरिया क्या होगा इसका, πr²। रेडियस अगर आ रहे तो πr² हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा cos 0 मतलब EA। अब φ2 फाइंड करें, अगर हम φ2 फाइंड करें तो EA cos थीटा यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम कैसे, देखिए ये सिमेट्रिकल सिलेंडर बनाया है हमने, जितना इधर r डिस्टेंस पर ये सरफेस है, इधर भी r ही डिस्टेंस पे ये सरफेस है। तो क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस है इसलिए दोनों ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये EA cos थीटा किया, थीटा यहाँ पर भी 0 होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा EA, क्योंकि cos 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो φ2 भी क्या आ गया, EA आ गया। यहाँ पर φ1 हो गया EA। ठीक है, यहाँ पर φ1 हो गया EA, φ2 भी हो गया EA, और φ3 कितना हो गया, φ3 0 है, तो +0 इज इक्वल्स टू Q इनसाइड। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, देखिए यहाँ पर जब ये शीट को काट रहा होगा, तब इसका अगर मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाऊं कुछ ऐसा,
तो ऐसे सिलेंडर जा रहा है, तो इतने रीजन में जो चार्ज होगा वही तो इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है। देखिए ठीक है, इतने एरिया में जितना चार्ज होगा वही सिलेंडर के अंदर आएगा, और इसका जो एरिया होगा वो ए है। मान लीजिए जितना एरिया इसका होगा इधर वाली सरफेस का, ये जो सर्कुलर सरफेस है वही एरिया इसका होगा, ये सर्कल जो दिख रहा है आपको, तो इसका एरिया मान लीजिए ए है। ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। Q इज इक्वल टू सिग्मा ए कैसा हो रहा है, देखिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है ना, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से Q क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, सिग्मा इंटू ए, तो Q इनसाइड कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इन दोनों को ऐड कर दे तो ये बना 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 2A इधर आएगा नीचे, तो इंटू 2A, तो A से A कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन शीट। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से इससे इसके जस्ट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ ऐसा है ना, अवे अवे इधर से इधर अवे, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो इसकी तरफ हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, टुवर्ड्स द प्लेट। तो इस वीडियो में इतना ही, और यहीं पर आपका पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। अगले वीडियो से देखेंगे चैप्टर 2 के PYQs। थैंक यू।